गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लेंस द्वारा अपवर्तन। इस टॉपिक से हमें दो सूत्र प्राप्त होंगे। एक सूत्र प्राप्त होगा लेंस मेकर्स फॉर्मूला, जिसे हम हिंदी में लेंस मेकर सूत्र या लेंस निर्माण सूत्र बोलते हैं, और दूसरा फॉर्मूला प्राप्त होगा हमें लेंस सूत्र। लेंस सूत्र हम 10th तक की साइंस में पढ़ के आ भी चुके हैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो देखिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लेंस द्वारा अपवर्तन। इतना हम जानते हैं कि लेंस में दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। देखिए, एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ ये है और एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ ये है। तो दो अपवर्तक पृष्ठों पर अपवर्तन भी दो बार होगा। दो बार कैसे? सॉरी, दो बार अपवर्तन इस तरीके से होगा। एक बार तब अपवर्तन होगा जब प्रकाश किरण लेंस के बाहर से लेंस के भीतर प्रवेश करेगी, तब इस पॉइंट एम पर अपवर्तन होगा। और दूसरी बार अपवर्तन होगा जब प्रकाश किरण अंदर से बाहर निकलेगी, तब पॉइंट एन पर अपवर्तन होगा। क्लियर है बात? लेंस के बाहर से लेंस के भीतर जाती प्रकाश किरण का अपवर्तन होगा पहले गोलीय अंतरापृष्ठ पर या पहले गोलीय अपवर्तक पृष्ठ पर। मैं इसको गोलीय अंतरापृष्ठ भी बोल सकता हूँ और गोलीय अपवर्तक पृष्ठ भी बोल सकता हूँ। क्लियर है बात? दोनों में से कोई भी एक बोल लीजिए। तो पहले गोलीय अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन होगा बाहर से अंदर जाती का, और अंदर से बाहर आती का होगा अपवर्तन दूसरे गोलीय अपवर्तक पृष्ठ पर। क्लियर है बात? पिछले डेरिवेशन में हमने किसी एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन की बात की थी, और किसी एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन से प्रतिबिंब रचना देखी थी, और उस अपवर्तन के लिए हमने अपवर्तन सूत्र देखा था। उसी टॉपिक से जो हमें सूत्र मिला था अपवर्तन के लिए, वही सूत्र हमें यहाँ दो बार अप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ दो अपवर्तक पृष्ठ है और दो अपवर्तक पृष्ठों पर अपवर्तन भी दो बार हो रहा है। तो एक बार हमें अपवर्तन वाला सूत्र जो पिछले लेक्चर में हमें मिला था वो इस पहले गोलीय अंतरापृष्ठ के लिए अप्लाई करना होगा, और एक बार वही सूत्र हमें इस गोलीय अंतरापृष्ठ के लिए अप्लाई करना होगा। क्लियर है बात? तो वो सूत्र हम दो बार अप्लाई करेंगे। एक बार मैं पिछला टॉपिक दिखा देता हूँ, उसका एक रफ आइडिया दे देता हूँ, और हमें क्या सूत्र मिला था वो देख लेते हैं, ताकि टॉपिक को समझना ईजी हो जाए। देखिए, ये मैं पिछले टॉपिक की बात कर रहा हूँ। पिछला टॉपिक था हमारा गोलीय अपवर्तक पृष्ठ या गोलीय अंतरापृष्ठ पर अपवर्तन। क्लियर है? और फिर हमें सूत्र मिला था, जिस सूत्र को हमने बोला था अपवर्तन सूत्र। देखिए, ये हमने एक गोलीय अंतरापृष्ठ या गोलीय अपवर्तक पृष्ठ ले रखा है। इस अपवर्तक पृष्ठ के इस ओर का माध्यम जो है उसका अपवर्तनांक है n1, और इस ओर के माध्यम का अपवर्तनांक है n2। एक हमने बिंब लिया था O, बिंब से निकलती हुई दो प्रकाश किरणें ली थी, और दोनों प्रकाश किरणों के लिए फिर हमने दो अपवर्तित प्रकाश किरणें प्राप्त की थी। अपवर्तित प्रकाश किरणें इसलिए क्योंकि ये दोनों प्रकाश किरणें किस माध्यम से किस माध्यम में जा रही है? देखिए, विरल से सघन में जा रही है, तो इनका अपवर्तन होगा। अपवर्तन से हमें दो अपवर्तित प्रकाश किरणें मिली थी, और दो अपवर्तित प्रकाश किरणों ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया था, वहाँ हमने इस बिंदु बिंब O का बिंदु प्रतिबिंब I बताया था। क्लियर है बात? फिर हमने बिंब दूरी U बताई थी, प्रतिबिंब दूरी V बताई थी, और वक्रता त्रिज्या R बताई थी। ये सारी दूरियाँ इस अंतरापृष्ठ के इस अपवर्तक पृष्ठ के ध्रुव P से मेजर की गई थी। क्लियर है बात? और इस अपवर्तन के लिए जो हमें सूत्र मिला था वो सूत्र था, देखिए, इस अपवर्तन के लिए जो हमें सूत्र मिला था वो सूत्र ये था, n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r, जहाँ v प्रतिबिंब दूरी, u बिंब दूरी, r वक्रता त्रिज्या। किसकी वक्रता त्रिज्या? इस गोलीय अपवर्तक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। क्लियर है बात? तो देखिए, इसको कैसे याद रखने के लिए बोला था पिछले लेक्चर में मैंने कहा भी था कि इस फॉर्मूले को हमें लर्न करना है, याद रखना है, तभी हम लेंस पर अपवर्तन वाला टॉपिक पढ़ पाएंगे, अर्थात आज वाला टॉपिक ढंग से समझ पाएंगे। देखिए, कैसे याद रखने के लिए बोला था। मैंने कहा था कि जिस माध्यम में प्रकाश किरण अपवर्तित होकर गई है उस माध्यम का अपवर्तनांक अपॉन प्रतिबिंब दूरी। किस माध्यम में आई है अपवर्तित प्रकाश किरण? n2 में। तो n2 अपॉन प्रतिबिंब दूरी, n2 अपॉन प्रतिबिंब दूरी माइनस जिस माध्यम में से आपतित प्रकाश किरण आकर यहाँ आपतित हुई है उस माध्यम का अपवर्तनांक अपॉन बिंब दूरी, तो n1/u इज इक्वल टू, फिर जो अपवर्तनांक आया वो पहले लिख दीजिए, बाद में जो अपवर्तनांक आया वो बाद में लिख दीजिए, और ये माइनस का साइन लगा दीजिए। क्लियर है बात? और नीचे डिनोमिनेटर में उस अपवर्तक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या लिख देनी है। क्लियर है बात? ये n1 से n2 की ओर जाती हुई प्रकाश किरण के अपवर्तन के लिए अपवर्तन सूत्र है। क्लियर है बात? n1 से n2 की ओर, इसीलिए n2 पहले लिखा है हमने।
N1 से N2 की ओर जाती हुई के लिए है, इसलिए N2 पहले लिखा है। अगर ये N2 से N1 की ओर जाती हुई प्रकाश किरण के लिए होता तो हम पहले N1 लिखते। क्लियर है बात? कैसे याद रखेंगे, समझ में आ गया? N1 से N2 की ओर जाती हुई है, जिसमें जाती हुई है उसका अपवर्तनांक पहले अपॉन प्रतिबिंब दूरी माइनस जिसमें से आपतित प्रकाश किरण गुजर कर गई है उसका उस माध्यम का अपवर्तनांक अपॉन बिंब दूरी इजिकल टू ये माइनस ये अपॉन वक्रता त्रिज्या। क्लियर है बात? तो इसी तरीके से इसको लर्न करना है और इसी तरीके से मैं अप्लाई करके बताऊंगा इसको आज के अपने टॉपिक में। आज का अपना टॉपिक है लेंस द्वारा अपवर्तन। तो देखिए, हमने अभी बताया था कि अपवर्तन 2 बार होगा, एक बार इस अपवर्तक पृष्ठ पर, एक बार इस अपवर्तक पृष्ठ पर। तो देखिए, पहले मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमने एक द्विउत्तल लेंस ले रखा है जिसकी थिकनेस जो है वो t है। थिकनेस हम इस पहले अंतरापृष्ठ के ध्रुव P1 से दूसरे अंतरापृष्ठ के ध्रुव P2 तक की डिस्टेंस को बता के चल रहे हैं। क्लियर बात? ये लेंस की मोटाई है जो कि इस डेरिवेशन में हमने अत्यल्प मानी है। वो अभी हम आगे डेरिवेशन के स्टेप देखेंगे, वहाँ टी को नगण्य मानकर हम छोड़ देंगे, वो बात की बात है। देखिए, थिकनेस है इसकी टी। यहाँ ये लेंस की मुख्य अक्ष होगी। मुख्य अक्ष पर हमने एक बिंदु बिंब ओ लिया है। इस बिंदु बिंब की हमने डिस्टेंस ये जो यू बता रखी है वो पहले अंतरापृष्ठ के ध्रुव P1 से बता रखी है। ये पहले अंतरापृष्ठ के लिए बिंब है। हम प्रतिबिंब रचना की बात करते हैं। देखिए, प्रतिबिंब रचना को हम 2 चरणों में हुआ मान सकते हैं। प्रतिबिंब रचना को 2 चरणों से मिलकर बनी मान सकते हैं। कैसे? देखिए, एक बार अपवर्तन यहाँ, एक बार अपवर्तन इस वाले अंतरापृष्ठ पर। देखिए, ये बिंब है, इस बिंब से निकलती हुई हमने 2 प्रकाश किरणें ली है, 2 आपतित प्रकाश किरणें, एक ये आपतित प्रकाश किरण और एक ये आपतित प्रकाश किरण। ये प्रकाश किरण P1 पर आकर आपतित हुई और ये प्रकाश किरण M पर आकर आपतित हुई। क्लियर है बात? तो पहले हम पहले अंतरापृष्ठ पर अपवर्तन की बात करते हैं। देखिए, इस वाले डायग्राम में मैंने सेकंड अपवर्तक पृष्ठ बनाया ही नहीं है। मैंने ये माना है कि माना सेकंड अपवर्तक पृष्ठ अनुपस्थित है, नहीं है। अगर एक ही अपवर्तक पृष्ठ होता तो प्रतिबिंब कहाँ बनता, इसकी बात कर रहे हैं हम इस डायग्राम में। तो देखिए, इस वाले को भूल जाइए आप। इट मीन्स इस वाले के इस ओर फिर विरल माध्यम मानना है और इस वाले अपवर्तक पृष्ठ के इस ओर फिर सघन माध्यम ही मानना है अनंत तक। क्लियर है? देखिए, ऐसा ही किया है मैंने। इस अपवर्तक पृष्ठ के इस ओर N1 अपवर्तनांक का विरल माध्यम बताया और इस अपवर्तक पृष्ठ के इस ओर N2 अपवर्तनांक का सघन माध्यम बताया है अनंत तक। क्लियर बात? मैंने यहाँ ये माना है कि सेकंड अपवर्तक पृष्ठ नहीं है। तो सेकंड अपवर्तक पृष्ठ को अनुपस्थित मानते हुए हम प्रतिबिंब रचना कर रहे हैं इस डायग्राम में पहले अपवर्तक पृष्ठ पर हुए अपवर्तन के कारण। इट मीन्स पहला अपवर्तक पृष्ठ L1 P1 L2 इस बिंदु बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? तो देखिए, ये प्रकाश किरण आकर आपतित हुई इसके ध्रुव P1 पर, ये प्रकाश किरण आकर आपतित हुई इसके पॉइंट M पर। क्लियर बात? और इतना हम जानते हैं कि अभिलंबित आपतित प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो वो बिना मुड़े सीधे ही प्रवेश करती है। यहाँ से यहाँ तक ये आपतित होगी, फिर यहाँ सेकंड मीडियम चालू हो गया है इसके इस ओर, तो ये अपवर्तित प्रकाश किरण है। चूँकि यह अभिलंबित आकर आपतित हुई है इस आपतन बिंदु P1 पर, इसीलिए बिना मुड़े दूसरे माध्यम में सीधे प्रवेश कर गई है। इस ऐसी प्रकाश किरण की हमने पिछले डेरिवेशन में बात कर ली है, इसलिए मैं इसकी डिटेल में बात नहीं करूँगा। आपको पता है ये बात कि अभिलंबित आपतित प्रकाश किरण बिना मुड़े दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है। क्लियर है? तो इस आपतित के लिए अपवर्तित ये हो गई। अब इस आपतित के लिए अपवर्तित की बात करते हैं तो इस आपतन बिंदु पर हमें अभिलंब खींचना होगा और अभिलंब खींचने के लिए हमें इस आपतन बिंदु M को इस गोलीय अंतरापृष्ठ के वक्रता केंद्र C1 से मिलाना होगा। क्यों मिलाना होगा? क्योंकि ये गोलीय अंतरापृष्ठ है तो ये इसका सेंटर है। एक तरीके से अगर हम इसको कंप्लीट स्पेयर माने, कंप्लीट गोला माने, तो गोले का ये जो सेंटर है वही इस अंतरापृष्ठ का वक्रता केंद्र होगा। क्लियर बात? तो इतना हम जानते हैं कि गोले की त्रिज्या गोले के पृष्ठ के किसी बिंदु पर अभिलंबित होती है। तो देखिए, इसको हम अगर गोला समझें तो ये गोले के पृष्ठ का कोई पॉइंट M हो गया। गोले के पृष्ठ के
पॉइंट एम को हम गोले के सेंटर C1 से ज्वाइन कर दें, मिला दें, तो ये वाली जो लाइन होगी वो गोले की त्रिज्या होगी। गोले की त्रिज्या पृष्ठ के इस बिंदु पर अभिलंब का काम करेगी। क्लियर है बात। तो ये MC1 जो है ये पॉइंट एम पर अभिलंब है। अभिलंब हम इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि ये प्रकाश किरण जो है वो विरल से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो पहले हमें अभिलंब खींचना होगा, फिर उसकी ओर मुड़ते हुए हमें अपवर्तित प्रकाश किरण खींचनी होगी। क्लियर बात। इसलिए हमने आपतन बिंदु एम पर अभिलंब खींच लिया है MC1 और उसको इधर भी एक्सटेंड कर दिया है थोड़ा, ताकि हम आपतन कोण बता सकें। आपतित किरण व अभिलंब के मध्य का कोण आपतन कोण I1 बता दिया है हमने यहाँ पर। क्लियर बात। यह आपतन बिंदु एम है ही। अब इस आपतन बिंदु एम पर हमें अपवर्तन प्रदर्शित करना है, तो किस ओर मुड़ती हुई जाएगी। देखिए ये आपतित प्रकाश किरण की मूल दिशा हो गई, चूँकि ये विरल से सघन में जा रही है इसलिए अपनी मूल दिशा के सापेक्ष अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो देखिए अभिलंब ये था MC1 अभिलंब है। तो ये मूल दिशा में न जाकर मूल दिशा से विचलित होकर किस ओर विचलित हुई है, मूल दिशा के सापेक्ष मुड़कर अभिलंब की ओर विचलित हुई है, अभिलंब की ओर मुड़ गई है और इस दिशा में चली गई है। क्लियर बात। ये बिना मुड़े सीधी चली गई, ये अभिलंब की ओर मुड़ते हुए सेकंड मीडियम में एंटर हो गई है, N2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश कर गई है। क्लियर बात। तो इन दो आपतित प्रकाश किरणों के लिए हमें ये दो अपवर्तित प्रकाश किरणें मिल गई है, ये दो अपवर्तित प्रकाश किरणें मिल गई है। अब ये दोनों अपवर्तित प्रकाश किरणें इस पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट हो रही है, इस पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट हो रही है, इसीलिए हम इस पॉइंट को बोलेंगे इस पॉइंट की इमेज। क्लियर है बात। बिंदु बिंब O का बिंदु प्रतिबिंब I' प्राप्त हुआ हमें यहाँ। क्लियर है बात। तो इस पहले अपवर्तक पृष्ठ के लिए बिंब तो हो गया O और प्रतिबिंब हो गया I'। क्लियर बात। तो बिंब दूरी हमने बताई है, इसके ध्रुव P1 से लेकर O तक की डिस्टेंस U, और प्रतिबिंब दूरी हमने बताई है V', जो कि P1 से लेकर I' तक की डिस्टेंस है। क्लियर है बात। तो ये प्रतिबिंब रचना हमने तब देखी है जब हमने दूसरे अपवर्तक पृष्ठ को अनुपस्थित माना है। क्लियर बात। अब चूंकि दूसरा अपवर्तक पृष्ठ भी अनुपस्थित तो है नहीं, दूसरा अपवर्तक पृष्ठ भी लेंस में है, ये रहा। ये हमने पहले के लिए इसलिए खिंचा है क्योंकि हम प्रतिबिंब रचना को दो चरणों में हुआ मान रहे हैं। पहले चरण में हम ये देख रहे हैं कि पहला अपवर्तक पृष्ठ इस बिंदु बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है। अब ये इसने यहाँ प्रतिबिंब बना दिया है। अब ये जो प्रतिबिंब है जो कि पहले अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन से प्राप्त हुआ है, ये दूसरे वाले अपवर्तक पृष्ठ के लिए, दूसरे वाले अपवर्तक पृष्ठ के लिए आभासी बिंब की भांति व्यवहार करेगा, आभासी बिंब का कार्य करेगा दूसरे अपवर्तक पृष्ठ के लिए, और दूसरा अपवर्तक पृष्ठ इस आभासी बिंब का प्रतिबिंब बनाएगा I। क्लियर बात। तो ये प्रतिबिंब कैसे बनेगा, देखिए इस वाली प्रकाश किरण को देखिए, ये वाली प्रकाश किरण हमने इस ओर जाते हुए तब बताई है जब दूसरा अपवर्तक पृष्ठ नहीं है। देखिए M से ये सीधी ही चली जाएगी और I' पे जाकर मुख्य अक्ष को इंटरसेक्ट करेगी। ये हमने इस डायग्राम में बता दिया है। M से सीधी जाती हुई, M से सीधी जाती हुई I' पर जाकर मिलती हुई। लेकिन ये तो तब की बात है जब दूसरा अपवर्तक पृष्ठ अनुपस्थित है। अगर दूसरा अपवर्तक पृष्ठ अनुपस्थित नहीं होता, अगर दूसरा अपवर्तक पृष्ठ भी होता और यहाँ है लेंस में, तो दूसरे अपवर्तक पृष्ठ को भी अगर हम माने तो ये प्रकाश किरण यहाँ से यहाँ तक ही सीधी आएगी, आगे सीधी नहीं जाएगी, क्योंकि जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में निकलेगी पॉइंट N पर, तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी और इस दिशा में जाएगी। क्लियर बात, जिसको कि हमने इस डायग्राम में प्रदर्शित कर रखा है। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की किरण मैंने M से N तक की किरण ये यहाँ प्रदर्शित कर रखी है, यहाँ पॉइंट M मैंने प्रदर्शित किया नहीं है। क्लियर है। तो ये M N समझिए, ये M N आकर यहाँ दूसरे अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित हुई पॉइंट N पर। अब यहाँ पर ये किस ओर विचलित होते हुए दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, देखिए सघन से विरल में जाती हुई है। ये सघन है और ये विरल है, यहाँ विरल था, यहाँ सघन है। तो ये वाला यहाँ अपवर्तन हमने देखा है विरल से सघन में जाने के लिए, विरल से सघन में जाने के लिए यहाँ अपवर्तन की बात कर ली है। यहाँ बात कर रहे हैं सघन से विरल में जाने के लिए अपवर्तन की। तो देखिए ये सघन है
और ये विरल है। वैसे भी दूसरे अंतराप्रस्थ के इस ओर जो मीडियम हम मान के चलेंगे फिर वो सघन ही मान के चलेंगे। तो दूसरे अंतराप्रस्थ के इस ओर N2 अपवर्तनांक का हमने सघन माध्यम बता दिया है और दूसरे अंतराप्रस्थ के इस ओर हमने N1 अपवर्तनांक का विरल माध्यम बताया है। क्लियर है बात। तो देखिए इस प्रकाश किरण, इस आपतित प्रकाश किरण की अपवर्तन की बात करते हैं पॉइंट N पर। इसको आपतित प्रकाश किरण इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेकंड अपवर्तक पृष्ठ के लिए ये आपतित किरण ही हुई। तो ये आपतित किरण हुई, ये आपतन बिंदु हुआ। आपतन बिंदु पर अब मुझे अभिलंब खींचना होगा ताकि मैं अपवर्तित किरण प्राप्त कर सकूं। क्योंकि सघन से विरल माध्यम में जा रही है प्रकाश किरण तो ये अभिलंब से दूर हटेगी। तो पहले हमें अभिलंब की जानकारी होनी चाहिए, अभिलंब हमारे पास होना चाहिए, तभी हम अपवर्तित किरण खींच पाएंगे। तो देखिए आपतन बिंदु N को अगर मैं इस गोलीय अंतराप्रस्थ के वक्रता केंद्र C2 से मिला दूं तो ये इस गोलीय अंतराप्रस्थ की वक्रता त्रिज्या बन जाएगी और वक्रता त्रिज्या अभिलंब का काम ही करेगी। क्योंकि एक तरीके से ये गोला समझिए आप इसको, इस गोले का सेंटर ये है, गोले के सेंटर को गोले की पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु N से मिला दें तो गोले की रेडियस बन जाती है और गोले की रेडियस गोले के पृष्ठ के किसी बिंदु पर अभिलंबित ही होती है। ये हम मैथ से जानते हैं। क्लियर है बात। तो आपतन बिंदु N पर ये NC1 जो है, NC2 जो है वो अभिलंब है, अभिलंब है। क्लियर है बात। तो देखिए ये आपतित किरण इस वाले के लिए, इस वाले अपवर्तक पृष्ठ के लिए आपतित किरण। तो आपतित किरण व अभिलंब के मध्य के कोण को मैंने आपतन कोण I2 बोल दिया है, आपतन कोण I2। दूसरे अपवर्तक पृष्ठ पर आपतन कोण I2। फिर ये आपतित प्रकाश किरण की मूल दिशा है, ये आपतित प्रकाश किरण की मूल दिशा है जो कि हमने इस डायग्राम में बताई भी है और आईडीएस पर जाकर इंटरसेक्ट होते हुए बताया है। लेकिन ये मूल दिशा में तो जाएगी नहीं प्रकाश किरण, ये तो हमने मूल दिशा में इसलिए भेज दी थी क्योंकि इस डायग्राम में हमने दूसरे अपवर्तक पृष्ठ को अनुपस्थित माना था। लेकिन चूंकि दूसरा अपवर्तक पृष्ठ भी है इसलिए इस प्रकाश किरण को ये यूं सीधा नहीं जाने देगा। इस प्रकाश किरण का यहाँ अपवर्तन होगा सघन से विरल माध्यम में जाते वक्त। तो देखिए सघन से विरल माध्यम में जाते वक्त इस पॉइंट पर इसका अपवर्तन होगा और अपवर्तन किस ओर होगा, चूँकि विरल माध्यम में जा रही है इसलिए अभिलंब से दूर हटेगी अपनी मूल दिशा के सापेक्ष। इसकी मूल दिशा ये, इसकी मूल दिशा ये और अभिलंब ये। तो अभिलंब से देखिए दूर हट गई है अपनी मूल दिशा के सापेक्ष। तो ये आपतित और ये अपवर्तित किस अपवर्तक पृष्ठ के लिए, L1 P2 L2 अपवर्तक पृष्ठ के लिए, अर्थात द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण होगी। क्लियर है बात। तो इस अपवर्तित किरण ने मुख्य अक्ष को इस पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट किया। देखिए ये O से निकलकर एक प्रकाश किरण तो सीधी आती ही है, क्लियर है, ये तो सीधी आ ही रही थी O से निकलकर उधर से। और ये वाली जो प्रकाश किरण है, ये वाली जो प्रकाश किरण है फिर यूं ना जाकर वो यूं जाकर और यहाँ एक बार और अपवर्तित होकर यहाँ आकर इंटरसेक्ट करेगी। तो यहाँ आकर इंटरसेक्ट करेगी तो फाइनल इमेज जो है, अंतिम प्रतिबिंब जो है वो यहाँ बनेगा I। इसको हमने I नाम दे दिया है। इन दोनों अपवर्तित किरणों के प्रतिच्छेद बिंदु को I नाम दे दिया है। ये फाइनल इमेज होगी, अंतिम प्रतिबिंब होगा, लेंस द्वारा बनाया गया। तो यहाँ हमने प्रतिबिंब रचना को दो चरणों में हुआ माना है। दो चरण कौन से, एक बार पहले अपवर्तक पृष्ठ पर प्रकाश किरणों का अपवर्तन देखा है और उस अपवर्तन से हमें प्रतिबिंब प्राप्त हुआ I'। ये पहले अपवर्तक पृष्ठ पर हुए अपवर्तन से प्राप्त हुआ प्रतिबिंब है। क्लियर है बात। अब ये पहले अपवर्तक पृष्ठ ने जो प्रतिबिंब बनाया है वो दूसरे अपवर्तक पृष्ठ के लिए आभासी बिंब की भांति कार्य करेगा और दूसरा अपवर्तक पृष्ठ उसके लिए फिर प्रतिबिंब बनाएगा I। क्लियर है बात। तो देखिए हमने कहा ये जो I' है ये पहले अपवर्तक पृष्ठ के लिए तो प्रतिबिंब है, लेकिन ये जो I' है ये दूसरे अपवर्तक पृष्ठ के लिए आभासी बिंब है। इसीलिए दूसरे अपवर्तक पृष्ठ के ध्रुव P2 से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो दूसरे अपवर्तक पृष्ठ के लिए बिंब दूरी होगी। पहले अपवर्तक पृष्ठ के लिए तो ये प्रतिबिंब दूरी थी, लेकिन दूसरे अपवर्तक पृष्ठ के लिए ये बिंब दूरी होगी। क्लियर बात। बिंब दूरी को हमने यहाँ V' - T बोला है। कैसे बोला है देख लीजिए आप डायग्राम से। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस P1 से लेकर I' तक की डिस्टेंस को हमने V' ले रखा है और लेंस की थिकनेस P1 से लेकर P2 तक की हमने बता रखी है T। क्लियर है बात। तो P1 से लेकर I' तक की डिस्टेंस में से P1 P2 डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दें
तो हमें मिल जाएगी P2 से लेकर I डैश तक की डिस्टेंस। क्लियर बात। और हमें P2 से लेकर I डैश तक की डिस्टेंस ही बता रखी है, इसके लिए बिंब दूरी। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस V डैश है और ये डिस्टेंस T है, तो V डैश में से T सब्ट्रैक्ट कर दें तो P2 I डैश डिस्टेंस बचेगी, P2 I डैश डिस्टेंस बचेगी, तो V डैश माइनस T होगी वो। क्लियर है बात। ये बिंब दूरी होगी दूर से अपवर्तक पृष्ठ के लिए। दूर से अपवर्तक पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब दूरी तो ये होगी ही, ये प्रतिबिंब है दूर से अपवर्तक पृष्ठ के लिए I, तो इसके ध्रुव P2 से लेकर इमेज तक की डिस्टेंस जो होगी वो प्रतिबिंब दूरी होगी। क्लियर है बात। और इसकी वक्रता त्रिज्या जो होगी वो R2 हमने बता रखी है, P2 से लेकर C2 तक की डिस्टेंस। इसकी वक्रता त्रिज्या थी P1 से लेकर C1 तक की डिस्टेंस, इसकी वक्रता त्रिज्या। इसके लिए बिंब दूरी U, प्रतिबिंब दूरी V डैश। इसके लिए बिंब दूरी होगी V डैश माइनस T और प्रतिबिंब दूरी होगी V और वक्रता त्रिज्या R2। ये बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी वह वक्रता त्रिज्या मैं इसलिए बता के चल रहा हूँ क्योंकि पिछले डेरिवेशन में जो हमें एक गोलीय अंतरापृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र मिला था वो हमें यहाँ 2 बार अप्लाई करना है। एक बार इस गोलीय अंतरापृष्ठ पर अपवर्तन के लिए और एक बार इस गोलीय अंतरापृष्ठ पर अपवर्तन के लिए। लेकिन इस गोलीय अंतरापृष्ठ पर अपवर्तन के लिए जब वो सूत्र हम अप्लाई करेंगे पिछले डेरिवेशन से जो हमें मिला था, तो हमें देखना होगा अपवर्तन N1 से N2 की ओर, और इस पर अपवर्तन हम बताएंगे N2 से N1 की ओर। क्लियर बात। देखिए N1 से N2 की ओर और ये है N2 से N1 की ओर। यहाँ भी देख सकते हैं ये प्रकाश किरण N1 से N2 में प्रवेश करेगी इस पॉइंट पर। इट मीन्स पहले अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन होगा N1 से N2 की ओर और दूसरे अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन होगा N2 से N1 की ओर। क्लियर बात। तो देखिए अपवर्तन की मैंने पूरी बात कर ली और प्रतिबिंब रचना भी मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। प्रतिबिंब रचना को हमने 2 चरणों में वो माना है, दोनों चरण मैंने यहाँ बता दिए हैं। डायग्राम भी मैंने दोनों चरणों के लिए अलग अलग प्रदर्शित कर दिए हैं। अकेले इस डायग्राम से भी काम चलाया जा सकता है वैसे, लेकिन ये बता देंगे तो डायग्राम को समझना, अपवर्तन को समझना और भी ईजी हो जाएगा। क्लियर है बात। क्योंकि इसमें मैंने अभिलंब भी खींच दिए हैं और अभिलंब खींचना आवश्यक हो जाता है अपवर्तित प्रकाश किरण प्राप्त करने के लिए, क्योंकि विरल से सघन में जब प्रकाश किरण जाएगी तो अभिलंब की ओर विचलित होगी मूल दिशा के सापेक्ष, और सघन से विरल में जाएगी तो अपनी मूल दिशा के सापेक्ष अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। क्लियर है बात। तो अब देखिए मैं पहले अपवर्तक पृष्ठ L1, P1, L2 पर हुए अपवर्तन के लिए अपवर्तन सूत्र लिखता हूँ पिछले डेरिवेशन से, पिछले वीडियो लेक्चर से जो हमें सूत्र मिला था उससे। क्लियर बात। अभी मैंने उसको बताया भी है, ये टॉपिक स्टार्ट करते वक्त टॉपिक के स्टार्टिंग में बताया भी था। मैंने कहा था कि जिस माध्यम में प्रकाश किरण जा रही है तो जिसमें जा रही है उसका अपवर्तनांक देखिए किससे किस में जा रही है, N1 से N2 में जा रही है, N1 से N2 में जा रही है। तो N2 अपॉन प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी कौन है यहाँ V डैश, तो N2 अपॉन V डैश माइनस जिस माध्यम में से आपतित प्रकाश किरण आकर यहाँ आपतित हुई है उस माध्यम का अपवर्तनांक अपॉन बिंब दूरी, तो क्या होगा माइनस N1 अपॉन U। तो देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, N2 अपॉन V डैश माइनस N1 अपॉन U इजिकल टू N2 माइनस N1 अपॉन इसकी वक्रता त्रिज्या R1। क्लियर है बात। देखिए ये बता रखा मैंने पहले अपवर्तक पृष्ठ L1, P1, L2 पर होने वाले अपवर्तन के लिए अपवर्तन सूत्र ये बताया था पिछले डेरिवेशन से, उस सूत्र से हमने ये लिखा है, ये लिखा है। क्लियर है बात। देखिए मैं डायग्राम के साथ दिखा देता हूँ आपको एक बार, अगर दिख सकता है तो दिख जाएगा। देखिए किससे किस में जा रही है प्रकाश किरण, N2 में जा रही है, तो जिसमें जा रही है उस माध्यम का अपवर्तनांक अपॉन प्रतिबिंब दूरी, अपॉन प्रतिबिंब दूरी V डैश, फिर माइनस जिस माध्यम में से गई है, ये किस माध्यम में से गई है N1 में से, तो जिस माध्यम में से गई है उसका अपवर्तनांक अपॉन बिंब दूरी, तो N1 अपॉन U इजिकल टू फिर पहले ये अपवर्तनांक फिर ये अपवर्तनांक और बीच में माइनस। क्लियर है। और ये उस पहले अपवर्तक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जो कि R1 हमने बता रखी है। क्लियर है बात। तो ये हमने पहले अपवर्तक पृष्ठ पर होने वाले अपवर्तन के लिए अपवर्तन का सूत्र लिखा। ये सूत्र हमने लिखा है N1 से N2 की ओर होने वाले अपवर्तन के लिए, N1 से N2 की ओर के अपवर्तन के लिए बताया। अब हम बात करते हैं
N2 से N1 की ओर होने वाले अपवर्तन के लिए, इट मीन्स सेकंड अपवर्तक पृष्ठ पर होने वाले अपवर्तन के लिए अपवर्तन सूत्र लिखते हैं। देखिए, ये प्रकाश किरण जा रही है N2 से N1 में, तो किस में जा रही है? N1 में जा रही है, इसलिए पहले हम लिखेंगे N1 अपॉन प्रतिबिंब दूरी। तो N1 अपॉन प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब कौन है? I है, प्रतिबिंब दूरी V है, तो N1 अपॉन V माइनस जिस माध्यम में से होते हुए ये आपतित प्रकाश किरण आई है, किस में से होते हुए आई है? N2 में से, तो N2 अपॉन बिंब दूरी, बिंब दूरी ये होगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस वाले अपवर्तक पृष्ठ के लिए आई डैश आभासी बिंब है, तो बिंब दूरी होगी V डैश माइनस टी, तो N2 अपॉन V डैश माइनस टी। देखिए सूत्र लिखा हुआ दिखाता हूँ मैं सेकंड अपवर्तक पृष्ठ के लिए, ये देखिए डायग्राम भी दिख जाएगा और सूत्र भी दिख जाएगा। ये देखिए N2 से N1 में जाती हुई प्रकाश किरण की बात कर रहे हैं हम, N2 से N1 में जाती हुई प्रकाश किरण के लिए, तो किस में जा रही है? N1 में, तो N1 अपॉन प्रतिबिंब दूरी V माइनस किस में से गई है? N2 में से, तो N2 अपॉन बिंब दूरी है V डैश माइनस टी इजिकल टू, पहले जो अपवर्तनांक आया वो पहले लिखिए, बाद में जो आया वो बाद में लिखिए, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, और ये इस दूसरे अपवर्तक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2। क्लियर बात? ये दोनों जो सूत्र हमने लिखे हैं, कौन से सूत्र? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड देखिए कैसे मिलेगी। सेकंड हमने टी को नगण्य मानकर बताया है, अगर टी नगण्य हो अन्य सभी दूरियों के सापेक्ष, डायग्राम में जो भी दूरियां हैं, कौन कौन सी दूरियां हैं? U है, V डैश है, R1 है, R2 है, तो इन दूरियों के सापेक्ष लेंस की मोटाई जो है टी जो है वो नगण्य है, क्योंकि हमारा टॉपिक है पतले लेंस के लिए। किसके लिए? पतले लेंस के लिए। तो पतले लेंस की मोटाई टी अन्य दूरियों के सापेक्ष नगण्य होती है, तो टी को नगण्य मानकर हम यहाँ छोड़ सकते हैं। क्लियर बात? तो टी को नगण्य मानकर हमने छोड़ दिया है, तो फॉर्मूला यहाँ से ये का ये मिल जाएगा, बस टी को छोड़ दीजिए आप, तो देखिए N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन V डैश इजिकल टू N1 माइनस N2 अपॉन R2, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दिया है। तो ये जो दोनों इक्वेशंस हमें मिली है, ये जो दोनों सूत्र हमें मिले हैं, ये पिछले लेक्चर से मिले हैं हमें। पिछले लेक्चर में हमने किसी एक अपवर्तक पृष्ठ या किसी एक गोलीय अंतरापृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र बताया था, वही सूत्र हमने यहाँ दो बार अप्लाई किया है, एक बार पहले अपवर्तक पृष्ठ पर होने वाले अपवर्तन के लिए और एक बार दूसरे अपवर्तक पृष्ठ पर होने वाले अपवर्तन के लिए। क्लियर बात? तो ये दो समीकरण हमें प्राप्त हो गई है। अब इन दोनों समीकरणों को ऐड कर दीजिए और ऐड करके उनको सोल्व कर लीजिए, तो हमें लेंस मेकर सूत्र मिल जाएगा, लेंस निर्माण सूत्र मिल जाएगा। क्लियर बात? तो देखिए दोनों को ऐड करता हूँ मैं सॉरी, दोनों को ऐड कर दीजिए, LHS में LHS ऐड कर दीजिए और RHS में RHS ऐड कर दीजिए। तो मैंने दोनों को ऐड करके लिख दिया है नेक्स्ट पेज पे, तो मैं पेज चेंज करता हूँ। देखिए LHS में LHS ऐड कर दीजिए और RHS में RHS ऐड कर दीजिए, ये मैंने ऐड करके लिख दिया है। अब कुछ नहीं करना है, इसको सोल्व करना है बस, मैथमेटिकल स्टेप। अब देखिए ये मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट का LHS लिया है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड का LHS लिया है, दोनों के LHS ऐड कर दिए हैं। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट का RHS और ये इक्वेशन नंबर सेकंड का RHS ऐड करके लिख दिया है। क्लियर है बात? अब देखिए यहाँ पर देखिए ये है N2 अपॉन V डैश प्लस का और ये है N2 अपॉन V डैश माइनस का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर बात? कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट तभी होगी जब लेंस पतला होगा, क्योंकि पतले लेंस के लिए हमने अभी पिछले पेज पे V डैश माइनस टी को V लिया है, यहाँ V डैश माइनस टी था और V डैश माइनस टी को हमने V डैश लिया है। क्या लिया है? V डैश लिया है। तो पतले लेंस के लिए ही फॉर्मूला मान्य होगा जो अभी हम प्राप्त करेंगे, क्योंकि लेंस मोटा होगा तो फिर यहाँ तो V डैश होगा, लेकिन यहाँ V डैश माइनस टी होगा, तो फिर इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट नहीं होगी। क्लियर है बात? अभी फ़िलहाल हम पतले लेंस की बात कर रहे हैं, हमारे कोर्स में ये डेरिवेशन पतले लेंस के लिए ही है। नहीं भी बोले पतला लेंस तो भी हमें पतला ही मान के चलना है। देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो गया, फिर ये वाली मैंने एज इट इज़ लिख दी है, ये वाली एज इट इज़ लिख दी है। तो LHS में तो दो टर्म्स तो कैंसिल आउट होगी, तो दो ही बची। फिर इजिकल टू RHS में देखिए N2 माइनस N1 अपॉन R1, तो ये R1 दोनों के डिवाइड में करके लिख दिया है मैंने, N2 अपॉन R1 माइनस
N1 अपॉन सॉरी ये देखिए, हाँ ठीक है, N2 अपॉन R1 तो मैंने ये ले लिया है, और N1 माइनस N1 अपॉन R1 ये लिख दिया है। देखिए यहाँ से देखिए N1 अपॉन R2 ये लिख दिया है, N1 अपॉन R2, और ये माइनस N2 अपॉन R2, माइनस N2 अपॉन R2। ये N2 वाला जो स्टेप है और ये N2 वाला जो स्टेप है यहाँ से, उसको मैंने एक साथ ले लिया है ताकि N2 दोनों में से कॉमन लिया जा सके। ऐसे ही यहाँ से N1 वाला और यहाँ से भी N1 वाला मैंने एक साथ ले लिया है ताकि इन दोनों में से N1 कॉमन लिया जा सके। क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ भी N1 कॉमन आ रहा है, यहाँ N1 कॉमन ले लिया तो N1 कॉमन लेते ही यहाँ बचा 1/v और ये 1/u माइनस का। क्लियर है बात। मैंने प्लस वाले स्टेप को पहले लिख लिया है, माइनस वाले को बाद में लिख दिया है, N1 कॉमन ले लिया है। क्लियर है। अब यहाँ से N2 कॉमन लीजिए, N2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2। क्लियर है। यहाँ से माइनस N1 कॉमन लिया है मैंने, माइनस N1 कॉमन लिया है तो माइनस N1 कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला स्टेप तो प्लस का हो जाएगा और यहाँ 1/R1 बच जाएगा, और ये प्लस वाला स्टेप माइनस का हो जाएगा और यहाँ 1/R2 बच जाएगा। आप देख सकते हैं मैथ्स के बहुत ईजी स्टेप हैं, ईजीली देख सकते हैं इसको। देखिए फिर यहाँ देखिए RHS में ये कॉमन आ रहा है, यहाँ से 1/R1 माइनस 1/R2 इस स्टेप में भी है और इसमें भी है, तो इन दोनों पदों में से 1/R1 माइनस 1/R2 फिर से कॉमन आ जाएगा। ये मैंने कॉमन लिख लिया है पीछे की ओर। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा N2 और यहाँ से क्या बचेगा माइनस N1। क्लियर है बात। तो और ये एज इट इज़ लिख ही लिया है, ये एज इट इज़, और यहाँ से मैंने 1/R1 माइनस 1/R2 को कॉमन ले लिया है पीछे की ओर और N2 माइनस N1 आगे लिख दिया है। ये क्लियर है। अब देखिए N1 इधर मल्टीप्लाई में है तो मैं इसको भी इधर ले आता हूँ इन अपवर्तनांकों के साथ, तो यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर डिवाइड में कर दिया है। क्लियर बात। ये एज इट इज और ये एज इट इज। अब देखिए N1 का डिवाइड होगा किस में, N2 में भी और N1 में भी, तो ये तो हो गया N2 अपॉन N1 और ये माइनस और ये N1 अपॉन N1 1 हो गया है। LHS एज इट इज और ये भी एज इट इज। क्लियर बात। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। अब देखिए इतना हम जानते हैं कि लेंस के सामने, अगर लेंस के सामने बिंब अनंत पर पड़ा हो तो वो उसका प्रतिबिंब अपने द्वितीय फोकस पर बनाता है। क्लियर बात। अनंत पर स्थित बिंब का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, अर्थात अनंत पर पड़े बिंब के लिए बिंब दूरी होगी अनंत, u = अनंत होगा, और फोकस पर बनाएगा वो प्रतिबिंब, फोकस पर बनाएगा प्रतिबिंब, इट मीन्स प्रतिबिंब दूरी होगी फोकस दूरी के इक्वल। क्लियर बात। तो अगर इस फॉर्मूले में u के प्लेस पे मैं इन्फिनिटी पुट कर दूं तो v के प्लेस पे मुझे f पुट करना होगा। क्लियर बात। तो देखिए u के प्लेस पे इनफाइनाइट पुट कर दिया है और v के प्लेस पे f पुट कर दिया है। 1/∞ जो होगा वो 0 होगा। क्लियर बात। तो 1/f = ये 0 हो गया, N2/N1 माइनस 1 और ये एज इट इज आ गया। तो ये जो सूत्र हमें मिला, देखिए इस सूत्र में कौन कौन आया, f फोकस दूरी आई, N2 N1 आया, N2 लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है, N1 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिस माध्यम में लेंस रखा हुआ है, R1 R2 उसके दोनों गोलीय अपवर्तक